कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितना भी कंटेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो कंटेंट क्रिएटर है। वो अपने आप को लिखते हैं वो कंटेंट क्रिएटर है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता जो कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हो। रियल वर्ल्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि शायद घर पे सब्जी भी खत्म हो जाती है, नमक भी खत्म हो जाता है, बहुत कॉमन है ये। तो अगर हम उस लाइफ से इन्फ्लुएंस ना हो करके जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, अगर हम उस लाइफ में रहते हैं और जानते हैं कि एक जो रियल जिंदगी है वो रील की जिंदगी से बहुत डिफरेंट है, तो मुझे लगता है 50% डिस्प्यूट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। So hi Shraddha, welcome to our channel Happy Pari and thank you so much आपने टाइम निकाला आज। और आप थैंक यू प्रतिभा। सब इतना अच्छा काम कर रहे हो और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले 7 इयर्स से वर्क कर रहे हो, और हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं कि आप और क्या क्या करते हो, और जो मेरी ऑडियंस है उनको पता चले कि एग्जैक्टली में लॉयर बनना कैसा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। तो प्लीज़ अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए और आप क्या क्या करते हो वो सब हमें थोड़ा बताइए। ओके, तो बेसिकली मेरा जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, ये तब स्टार्ट हुआ था जब मैं लॉ परस्यू भी नहीं कर रही थी। 2010 से मेरा ये लीगल जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो ये सिर्फ ऐसे शुरू हुआ कि आई हेल फ्रॉम बरेली, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बरेली। तो बरेली में एक हॉस्पिटल में रेप केस होता है, एक माइनर बच्चे के साथ रेप किया जाता है, और जो ऑपरेशन के जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसकी वेजाना में डाल के वेजाना को रप्चर्ड किया गया था। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा झकझोरा और तब से मैंने एक्टिविज्म करना शुरू कर दिया था। तो मैंने इनिशियली उस लड़की के लिए बहुत काम किया, उसके लिए लीगल एड प्रोवाइड किया। लगता है सुन के बहुत अजीब हाँ, लगता है ये सब। बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन भी था, तो उसके लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा। आई वाज जस्ट 17 18 दैट टाइम। उस लड़की से भी मैं मिलती थी, उसके घर भी जाती थी, उसको कंसोल भी करती थी, उसकी काउंसलिंग भी करती थी, उसके साथ भी रहती थी और उसको इंडल्ज करने की कहीं ना कहीं कोशिश करती थी। सो दैट्स हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। और फिर मेरा जर्नी 2010 से बढ़ता हुआ चला गया। मैं जो रेप विक्टिम्स थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट जिन लड़कियों के साथ में होता था, मैं उन लोगों के लिए लड़ाई करती थी, उनके लिए लीगल एंड फाइनेंशियल एड दोनों प्रोवाइड कराती थी। तो अभी हमें आपसे ये जानना है कि आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रखा है और आप किस टाइप के केसेस हैंडल करते हो। मैं जिन टाइप के केसेस हैंडल करती हूँ वो है सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन। मीनिंग देयर बाय वी आर अ फुल फ्लेज्ड लॉ फर्म। हम सारे डोमेन्स में हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स के लिए बोला जाता है कि आप किस फील्ड के एडवोकेट हो। तो एक्चुअली ये बाहर के लोगों के लिए थोड़ा एक मिथ बना हुआ है कि एक एडवोकेट एक तरीके की मैटर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक एडवोकेट हर तरीके के मैटर करता है। हमें ये बताइए कि आपने मतलब 7 इयर्स हो गए आपको इस फील्ड में, तो आपने काफ़ी केसेस लड़े होंगे लोगों के लिए। तो कोई ऐसा केस जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो और उसके बाद में रिवॉर्डिंग भी रहा हो, तो कुछ एक ऐसा उसके बारे में बताइए। चैलेंजिंग केस ऐसे रहता है कि कई बार जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर रहता है। तो आई वाज कंटेस्टिंग अ मैटर ऑफ अ लेडी जो कि मुस्लिम थी। तो उसके साथ जेन्युइनली बहुत गलत हुआ था इनिशियल स्टेज पे। तो मैंने उसका विद इन 6 मंथ उसका मेंटेनेंस बनवा दिया था इन सेक्शन 125 CRPC। बट लेटर ऑन क्या होता है कि डाउन द लाइन पोस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर उसका जो रूट है वो डेविएट हो जाता है। तो वो मेरे साथ झूठ बोलना शुरू कर देती है, कोर्ट नहीं आती है, अपने हस्बैंड के साथ मिलना शुरू कर देती है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम की, क्योंकि हर किसी का ये अपना राइट है, वो अपनी लाइफ जिस तरीके से चाहे जी सकता है। बट प्रॉब्लम तब आता है जब मैटर सब जुडिस होते हैं। सब जुडिस का मतलब है कि जब वो कोर्ट डोमेन में होते हैं और अपने आप काउंसिल से बातें हाइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपोजिट पार्टी वो बातें कोर्ट डोमेन में लेकर के आ जाती है। तो मेरे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने मेरे से कहीं ना कहीं चीजें छुपाना शुरू कर दी, और जो हमारा ऑपोजिट काउंसिल था वो सारी बातें कोर्ट में लेकर के आता था।
तो मेरे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग होता था कि मैं उन सारी चीजों को ओवरकम कैसे कर पाऊँ। जो सारे फैक्ट्स वो कोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, हमें हर चीज का क्रॉस करना होता है, और क्रॉस करने के लिए आपको सारी चीजें इनिशियली पता होनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि क्योंकि मेरे से बातें छुपाई जा रही थी, एंड लेटर ऑन कई सारी ऐसी चीज भी उस केस में हुई जो कि मेरी क्लाइंट को नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने किया। तो इस सिचुएशन ऑफ टाइम पे उस केस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं करना चाहती हूँ और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ऐसे 2 से 3 बार हुआ जब मैंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हाइड एंड सीक खेल रही है, एंड शी इज नॉट इंटरेस्टिंग इन कंटेस्टिंग हर केस। ऑल शी वांट्स कि वो सिर्फ जुडिशरी को एक टूल बनाना चाह रही है अपने हस्बैंड के लिए। तब मैंने वो मैटर ड्रॉप आउट कर दिया था। मुझे आज काफी वो लग रहा है, क्योंकि लॉयर तो होते हैं कि वो सबसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं या फिर वो करते हैं, बट आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। बट हाँ, अच्छा लग रहा है सुनकर, जानकर लॉ के बारे में। सो अभी जैसे आपने मैट्रिमोनियल जो केसेस है उनके बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये डिस्प्यूट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास की दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स में एक ट्रस्ट खत्म हो गया है, पार्टनर में ईगो आ गया है, पार्टनर्स में ये आ गया है कि भाई मैं डोमिनेट करूंगा या मैं डोमिनेट करूंगी। तो जब किसी रिलेशन में डोमिनेंसी आ जाती है, ईगो आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक लड़ाई का मुद्दा बनता है। तो अगर आप किसी भी एक रिलेशन में हैं तो जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए किसी भी रिश्ते की, दोनों के माँ बाप का, लड़के के भी और लड़की के भी, लड़के लड़की की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वो उनके गाइड होना चाहिए, उनको समझाने वाले होना चाहिए। उनको कहीं वो अगर उनको चीजें नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चे यंग ही होते हैं जब शादी होती है उनकी, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के गाइड बने, गार्जियन बने, डोमिनेटर ना बने। कई बार मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि दोनों की साइड से पेरेंट्स का इतना इंटरफेरेंस होता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी लड़ाई झगड़े में हस्बैंड के बदल जाता है। दूसरी चीज जो मैं देखती हूँ वो है फाइनेंस। कई बार लड़की अर्न कर रही है तो लड़के की या लड़के के घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपनी सारी सैलरी ला करके लड़के के घर वालों को दे या लड़के को दे, या वो आधा आधा एक्सपेंसेस बियर करे, या जो भी घर में चल रहा है और सारे एक्सपेंसेस को बियर करे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक लड़ाई आ जाती है कि भाई तुम अपना पैसा लेकर के आओ, तुम अपना पैसा ये करो। तो जैसे ही तुम्हारा और मेरा फाइनेंसेस आना शुरू हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप में, वो एक डिस्प्यूट की साइड चला जाता है। तीसरा अगर मैं देखूं तो डाउरी एक बहुत बड़ा रीजन है। डाउरी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद भी लोग डाउरी लेते हैं और डाउरी को वो डिमांड भी करते हैं कि तुम्हारे घर से ये नहीं आया, तुम्हारे घर से कार नहीं आई, तुम्हारे घर से टीवी नहीं आई, तुम्हारे घर से फ्रिज नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं पोस्ट मैरिज के बाद ये सारे, और ये बहुत रिपीटेड एलिगेशंस होते हैं जो कि कई बार मैंने सुने हैं कि लड़कियों से कहे जाते हैं घर में कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है, मेरा लड़का तो इतना कमाता था, उसकी तो काफी अच्छी शादी हो जाती है, तुमसे क्या ही मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ये रीजन है। दूसरा है पावर का, कि लड़की बहुत अच्छी पोजीशन पे है या लड़का बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बाहर का जो ऑरा है, आपका जो बाहर का पोजीशन है, जब वो आपके घर में आना शुरू हो जाता है तो फिर डिस्प्यूट आता है। तो एज अ फीमेल, एज अ मेल, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग एक घर में रह रहे हैं, आप लोग मकान में नहीं रह रहे हैं। घर 2 परिवारों से मिलके बनता है। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप घर में एक कॉर्डियल रिलेशन रखें, दोस्त की तरह रहें, और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ आप दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। कई बार ये मिस्टेक सब लोग करते हैं कि हमेशा हमारी लड़ाई एक कमरे के बाहर चली जाती है, जो हस्बैंड वाइफ का कमरा है। जैसे ही लड़ाई उस कमरे के बाहर गई तो लोग अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, और जब अपना अपना ओपिनियन आना शुरू हो जाता है तो वो रिलेशन अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। तो आपके अगर बीच का डिस्प्यूट है एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, आप उसको खुद बैठ के रिजॉल्व कीजिए, और आपका कहीं भी डिस्प्यूट उस कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। वो बाहर निकलते ही फिर लोगों का जो ओपिनियन होता है उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाता है, लाइक हस्बैंड वाइफ के। बिल्कुल। एंड दिस सोशल मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं देखती हूँ कि आज के टाइम में लोग अपना इतना ज्यादा टाइम रील्स पे देते हैं, इंस्टाग्राम पे देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, मतलब दे आर मोर इनटू ऑल दीज हाइपोथेटिकल थिंग्स।
क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितना भी कंटेंट है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो कंटेंट क्रिएटर है। वो अपने आप को लिखते हैं वो कंटेंट क्रिएटर है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता जो कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हो। रियल वर्ल्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि शायद घर पे सब्जी भी खत्म हो जाती है, नमक भी खत्म हो जाता है, बहुत कॉमन है ये। तो अगर हम उस लाइफ से इन्फ्लुएंस ना हो करके जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, अगर हम उस लाइफ में रहते हैं और जानते हैं कि एक जो रियल जिंदगी है वो रील की जिंदगी से बहुत डिफरेंट है, तो मुझे लगता है 50% डिस्प्यूट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग आजकल, हाँ मैंने भी काफी ज्यादा देखा है कि जो रील्स वगैरह होती है तो उसको ही सच मान लेते हैं काफी लोग, बल्कि वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। जैसा अपन एक्चुअल में होते हैं वो बिल्कुल नहीं होती है, आई थिंक। पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद बताइए, क्या हम लोग वेल ड्रेस्ड होकर के 24 घंटे रह सकते हैं? मैं नहीं रह सकती। इम्पॉसिबल। वो उनका काम है, जो रील्स वगैरह बनाते हैं या कि जो यूट्यूब वगैरह पे होते हैं, तो उनका काम है। जैसे अपन लोग ऑफिस भी जाते हैं तो एकदम अप टू डेट होके जाते हैं, बट घर में नहीं रहते हैं ऐसा। तो एग्जैक्टली वैसा ही सीन है। और काफी लोग तो इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार उसने जैसे महंगे कपड़े पहन रखे हैं, महंगे बैग्स ले रखे हैं, तो अपनी जो उनकी जो लिमिटेशन होती है उसको भूल जाते हैं, आई थिंक सो। तो काफी ज्यादा, हाँ आपने सही बोला कि एक बहुत बड़ा रीजन है। सो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, और जैसा मैम ने बोला है वैसा कीजिए, समझिए अपनी जो लिमिटेशंस वगैरह हैं उनको। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, लिमिटेशंस। ये एक्चुअली लिमिटेशन ही है कि जब आप चीजों को लिमिट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चीज का लिमिट होता है। और शादी ना बहुत सुंदर रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है कि जिसमें हम एक दूसरे का दुख तकलीफ अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से हम बांटते हैं। वही हमारे एक सिनेरियो में आने वाले टाइम पे हमारे साथ होते हैं। आपको सोचे कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ आप बहुत लड़ाई कर रहे हो। डाउन द लाइन 50-55 साल के बाद सोचो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एब्सोल्युटली बेड रिडन हो जाते हो, तो ना आपके माँ आएंगे, ना आपके पिताजी आएंगे, ना ही आपका भाई आएगा, ना ही आपका दोस्त आएगा। आपका हस्बैंड और आपका वाइफ ही, ये दो पार्टनर्स एक दूसरे के होते हैं जो हर चीज करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। जो एक छोटे नवजात बच्चे का जो माँ जिस तरीके से टेक केयर करती है, उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का टेक केयर करते हैं कभी जरूरत पड़ती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन भगवान ने बनाया गया, ये एक दूसरे के लिए, साथ के लिए बनाया गया। तभी बोलते हैं ना 7 जन्मों का साथ है। तो अगर आप इसको यही मान के चलेंगे कि एक फैंसी वर्ल्ड है, तो ये डिस्प्यूट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि रियल वर्ल्ड से निकल करके रियल वर्ल्ड में आइए, तो प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। काफी मतलब अच्छा लगा ये सुनकर के। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो होप सो नहीं हो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ में, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी हो रही हो या फिर बढ़ जाती है ये चीज़ें धीरे धीरे, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए।